तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है बाइनरी सर्च रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो जो कि एक डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी का एग्जांपल है। और लास्ट वीडियो में हमने नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम को कैसे एनालाइज करता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक जो है बाइनरी सर्च का एग्जांपल फंक्शन क्रिएट किया था। उसमें हमने बाइनरी फंक्शन के बाइनरी सर्च फंक्शन के अंदर मैंने एक लूप यूज किया था और उसके बाद पूरा एल्गोरिथम उसका कोड लिखा था। लेकिन यहाँ पे जब हम रिकर्सिव एल्गोरिथम की बात करते हैं तो रिकर्सन में हम जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं उसको कॉल करते हैं, फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। तो ये भी एक अपने आप में एक लूप की तरह काम करता है। तो इसके लिए लूप की जरूरत नहीं होगी। बाइनरी सर्च में जो रिकर्सिव फंक्शन हम यूज करेंगे उसके लिए लूप की जरूरत नहीं होगी और इसमें हम केवल कंडीशंस से ही हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि जैसे हमने जो नॉन रिकर्सिव बाइनरी सर्च का फंक्शन था उसमें हमने जो कंडीशंस हमने उसमें यूज की थी सेम कंडीशन हम इसमें भी यूज कर रहे हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लिखने का तरीका अलग है और इसमें हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं और जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं उसी को कॉल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम चार कंडीशंस हम इसमें तीन कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं, तीन इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन है इफ हाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लो। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही हम इसको कॉल करते हैं, अदरवाइज हम रिटर्न -1 कर देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम फिर इससे बाहर आ जाते हैं और ये रिटर्न -1 कर देता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम इसमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मिड एलिमेंट से उसको कंपेयर करते हैं। एक्स जो है जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है, इसमें हमने चार आर्गुमेंट यूज किए हैं। चारों पहला आर्गुमेंट है ए जिसमें एरे का नाम है जिसमें सारी वैल्यूज स्टोर्ड है। लो एरे के मिनिमम इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। हाई एरे के मैक्सिमम इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्स जो नंबर हम सर्च करना चाहते हैं या जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं एरे में, उसमें हम एक्स में स्पेसिफाई करते हैं। तो पहली कंडीशन हम चेक करते हैं इफ हाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम इसमें इन सारे स्टेटमेंट को रन करते हैं। फिर हम मिड कैलकुलेट करते हैं। मिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम सेम यूज करते हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। और अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसका सीलिंग फंक्शन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये मिड जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, फिर हम मिड इंडेक्स पे हम देखेंगे कि जो एलिमेंट है वो एक्स के इक्वल है। अगर है तो हम इसको मिड को रिटर्न कर देते हैं और अगर ये एक्स के इक्वल नहीं है तो फिर हम ये कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन चेक करते हैं इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन एक्स, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम के केस में हमने हाई को लो को हमने अपडेट कर दी लो इक्वल टू मिड प्लस 1। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने हाई को अपडेट किया था हाई इक्वल टू मिड -1। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, बस हम बाइनरी सर्च फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब ए ऑफ मिड इज लेस देन एक्स, तो फिर हम बाइनरी सर्च को बिन सर्च फंक्शन को ही कॉल करेंगे और उसमें आर्गुमेंट हम देंगे ए एरे। लो की जगह अब मिड प्लस 1 हम कर देंगे। लो की जगह हमने मिड प्लस 1 किया, हाई वैसे ही रहेगा और एक्स वैसे ही रहेगा। इसी तरह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम बिन सर्च को ही कॉल करेंगे। ए लो वैसे ही रहेगा, हाई की जगह मिड -1 हो जाएगा और जो एक्स है वो वैसे ही रहेगा। इसका मतलब अगर हम इसमें n एलिमेंट्स के साथ हम इसको सर्च कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट होंगे, n/2 एलिमेंट होंगे। इन दोनों में n/2 एलिमेंट होंगे। अब हमें अगर इस पर्टिकुलर रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है तो आप जानते हैं दोस्तों रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए हम तीन स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में हम रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करते हैं और रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करने के लिए हमें इस एल्गोरिथम का यूज करके इसके लिए रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करना होगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं जिससे हमें फ्रीक्वेंसी काउंट मिल जाता है
और थर्ड स्टेप में दोस्तों हम उस फ्रीक्वेंसी काउंट में हम कोई सूटेबल एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करते हैं और उससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 3 स्टेप हम इसमें यूज करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए सबसे पहला स्टेप हम इसमें यूज करेंगे कि इसके लिए जो रिकरेंस रिलेशन है वो हम क्रिएट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप में हम रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करते हैं। और रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करने के लिए आप जानते हैं दोस्तों कि हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो अब मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो भी आपकी रिकर्सिव एल्गोरिथम है उसके रिकर्सिव स्टेटमेंट और नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम की, उसके रनिंग एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट, सम ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑल नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट्स प्लस सम ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ रिकर्सिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हमें देखना है कि नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट कौन कौन से हैं और रिकर्सिव स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो वो देखिए सबसे पहले हम इस एल्गोरिथम में देखते हैं नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो पहला ये कंडीशन है, ये नॉन रिकर्सिव है, ये भी 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 नॉन रिकर्सिव है। और ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं इसमें हम बिन सर्च को ही कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिकर्सिव स्टेटमेंट है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो हैं नॉन रिकर्सिव है और एक ये भी नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट है। तो इन सब को एग्जीक्यूट होने में लगने वाला टाइम कितना होगा वो हम कैसे देखेंगे दोस्तों। देखिए, ये कंडीशन चेक करता है, कांस्टेंट टाइम लगेगा। ये भी मिड की वैल्यू कैलकुलेट करता है, एडिशन हो रहा है डिवीजन हो रहा है, ये कांस्टेंट टाइम लगेगा। ये भी कंडीशन चेक कर रहा है, कांस्टेंट टाइम लगेगा। ये रिटर्न कर रहा है मिड को, ये कांस्टेंट टाइम लगेगा। ये भी कंडीशन चेक कर रहा है तो कांस्टेंट टाइम लगेगा। और ये रिटर्न कर रहा है -1, तो ये भी कांस्टेंट टाइम लेगा। मतलब सारे जितने भी नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट हैं वो सारे जो है कांस्टेंट टाइम दे रहा है। तो सारे नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट को आप ऐड करेंगे उसमें कांस्टेंट ही आएगा, राइट। प्लस नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट, सॉरी रिकर्सिव स्टेटमेंट। अब रिकर्सिव स्टेटमेंट में कितने हैं, एक ये है और एक ये है, दो रिकर्सिव स्टेटमेंट हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि अगर कंप्लीट लिस्ट हमारे सामने है तो हम सबसे पहले मिड कैलकुलेट करते हैं। और मिड कैलकुलेट करने के बाद अगर हमारा जो एलिमेंट है वो मिड से बड़ा है तो हम केवल सेकेंड हाफ में उसको सर्च करते हैं, फर्स्ट हाफ छोड़ देते हैं। फर्स्ट हाफ को सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च में जो लिस्ट हम लेते हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड होती है। अगर मिड की वैल्यू जो सर्च एलिमेंट है उससे ज़्यादा है तो फिर हम फर्स्ट हाफ में ही हम उसको सर्च करते हैं। इसका मतलब हम सेकेंड हाफ नहीं सर्च करते, केवल फर्स्ट हाफ। या तो फर्स्ट हाफ सर्च होगा या सेकेंड हाफ सर्च होगा, इन दोनों में से कोई एक हाफ ही सर्च करते हैं। इसका मतलब ये इन दोनों में से कोई एक फंक्शन ही चलेगा। और अगर ये चलता है तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और ये चलता है तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि जो बाइनरी सर्च का कंप्लीट फंक्शन है, जो बाइनरी सर्च का कंप्लीट एल्गोरिथम है, इसको रन करने के लिए ये टाइम लग रहा है वो होता है t ऑफ n। अब दोस्तों n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट। n नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ इस बाइनरी सर्च को कंप्लीट होने में tn टाइम लग रहा है, कंप्लीट tn टाइम लग रहा है। तो अब ये tn टाइम किसके इक्वल होगा, सारे नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट के रनिंग टाइम के इक्वल प्लस रिकर्सिव स्टेटमेंट के रनिंग टाइम के इक्वल। तो सारे नॉन रिकर्सिव स्टेटमेंट्स का रनिंग टाइम हमने अभी फाइंड आउट किया, सारे कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस सारे रिकर्सिव स्टेटमेंट का रनिंग टाइम। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ये दो रिकर्सिव स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इस एल्गोरिथम के एक रन के लिए या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और अगर ये एग्जीक्यूट या ये एग्जीक्यूट होता है तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखिए देखिए दोस्तों,
अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टेट नंबर्स में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम सर्च कर रहे हैं x को, तो यहाँ पे हम कितने एलिमेंट्स में सर्च कर रहे हैं, n/2 एलिमेंट में। क्यों? क्योंकि जैसे हम मिड कैलकुलेट करते हैं तो हम लिस्ट को दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं, फिर या तो हम फर्स्ट हाफ में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट हाफ में सर्च करते हैं, या सेकंड हाफ में सर्च करते हैं। अगर टोटल लिस्ट में नंबर को सर्च करने का टाइम tn है, तो हाफ लिस्ट में नंबर को सर्च करने का टाइम क्या होगा, tn/2। tn/2। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ तो दो फंक्शन है जो tn/2 टाइम दे रहे हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ एक ही बार लिखा है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस एल्गोरिथम के एक कंप्लीट रन के लिए या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके एक पार्ट में नहीं जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, और चूंकि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है तो हम किसी भी एक की कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों कि हमारा रिकरेंस रिलेशन क्या आ गया, tn इक्वल्स टू c प्लस tn/2। अब जब भी हम रिकरेंस रिलेशन क्रिएट करते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि हमें उसके साथ बाउंड्री कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं। बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट पे ये क्या बिहेव करेगा। तो अब आप देखिए कि अगर n नंबर ऑफ इनपुट के लिए ये tn टाइम दे रहा है, तो एक n की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, अगर n की वैल्यू 1 है इसका मतलब एक ही एलिमेंट है एरे में, और अगर एक ही एलिमेंट की लिस्ट में हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च कर रहे हैं तो हमें केवल उस वैल्यू से उस एलिमेंट से कंपेयर करना है वैल्यू को। अगर वो उसके इक्वल है तो हम उसको यस बोल देंगे और उसकी पोजीशन मिल जाएगी, और अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न -1 कर देंगे। इसका मतलब हमें एक ही कंपैरिजन करना है, और अगर एक कंपैरिजन करना है, जैसे ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, एक कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, कांस्टेंट टाइम। तो मतलब अगर हमारे पास 1 एलिमेंट की लिस्ट है तो उसको सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम। तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन आ गया, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन आ गई दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1। कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1। और अगर मैं इन दोनों कांस्टेंट की जगह ऑर्डर ऑफ 1 लिख दूं तो हमारे रिकरेंस रिलेशन क्या हो जाएंगे, tn इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 1 प्लस tn/2। अब मैंने आपको यह भी बताया दोस्तों, इसके लिए आप जो रिकरेंस रिलेशंस के वीडियोस हैं उनको रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया दोस्तों कि अगर ऑर्डर ऑफ 1 है तो हम रिकरेंस रिलेशन में अगर ऑर्डर ऑफ 1 लिखा है तो हम उसको सिंपली 1 से रिप्लेस कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई द रिकरेंस रिलेशन। अब अगर मैं ऑर्डर ऑफ 1 को 1 से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बचेगा, सिंपली tn इक्वल्स टू tn/2 प्लस 1 और t1 इक्वल टू 1। अगर ऑर्डर ऑफ 1 है तो मैं उसको 1 से रिप्लेस कर सकता हूं, अगर ऑर्डर ऑफ n है तो मैं उसको n से रिप्लेस कर सकता हूं, अगर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है तो मैं इसको n² से रिप्लेस कर सकता हूं, ऑर्डर ऑफ log n है तो मैं उसको log n से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ 1 था तो मैंने उसको ऑर्डर ऑफ 1 की जगह 1 से रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारा जो फाइनल रिकरेंस रिलेशन आया है वो ये है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब हम सेकेंड स्टेप में इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों इस रिकरेंस रिलेशन को मैं यहां सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए आप लेक्चर नंबर 10 आप रेफर कर सकते हैं, वो वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसमें आप देखिए कि मैं यहां पे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, tn इक्वल्स टू log of n base 2 plus 1, log of n base 2 plus 1। अब जैसे ही ये आता है, जैसे ही ये आया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे,
इस पे कोई भी सूटेबल एसिम्प्टोटिक नोटेशन अप्लाई करेंगे। तो सपोज हमने बिग ओ नोटेशन इस पे अप्लाई किया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस 2। तो ये थर्ड स्टेप में हमने लिखा। अब आप कह सकते हैं कि हमने इसको सॉल्व करके डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया, तो इसके लिए मैंने जो लेक्चर नंबर 10 उसमें हमने मास्टर्स मेथड के थ्रू इसको हमने सॉल्व किया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस 2। और जैसे कि आपने नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम को भी देखा था, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। मतलब बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज या तो रिकर्सिव या नॉन रिकर्सिव कोई भी एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।